लेक्चर के साथ वापस आ गए हैं, जो हमारे पास है इंटरप्रेटिंग मैकेनिकल बिहेवियर और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है हमारे पास चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 के काफ़ी पार्ट्स हो गए, तो हम अब इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंटरप्रेटिंग मैकेनिकल बिहेवियर कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे पास मोस्टली जो इसमें हम चीज़ डिस्कस करते हैं वो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर्स की कैसी है ये हमारे पास बताती है। ठीक है, हमें ये हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में जो हो रहा है, जो उस पर स्ट्रेस लोड्स जब हम अप्लाई करें तो उसकी स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर्स में चेंजेस ला रहा है, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रेस डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली हम स्ट्रेस को एक ऐसा स्टिमुलस कह रहे होते हैं जिसकी वजह से कोई लोड जो होता है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, सिंपली अपनी स्ट्रक्चर या शेप में चेंज होने की कोशिश कर रहा होता है। या आप सिंपली ये कह सकते हो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास स्ट्रक्चर में चेंज करने में काम कर रही है उसको हम स्ट्रेस के तौर पे इस्तेमाल करें। ठीक है, स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन जो है वो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी एरिया पे जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है किसी स्पेसिफिक एरिया पे। ठीक है, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये एरिया है, ठीक है, लाइक इस गाड़ी को एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं, तो इस पर जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है और इंटरनल भी, जिस तरह से भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल स्ट्रेस को इन्होंने कहा है कि वो इंटरनल रिएक्शन या रेजिस्टेंस जो कोई एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ हमें मिल रहा होता है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब ये है कि जो हमारे पास बॉडी के अंदर या जिस बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, लाइक हम इधर कार की एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, उसके खिलाफ या उसके ऑपोजिट हम कहते हैं कि कोई रेजिस्टेंस हमें जो मिल रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, और वो रेजिस्टेंस इस गाड़ी के अंदर से आ रही है। ठीक है, वो इस गाड़ी का अपना वजन हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, 3 काइंड्स है स्ट्रेस की जो हम डिस्कस करते हैं और काफ़ी ही बायोमैकेनिक्स वगैरह हर चीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे से जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही 3 टाइप्स हैं। ठीक है, स्ट्रेस की सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रेस की टाइप आ रही है वो हमारे पास आ रही है टेंशन। टेंशन हम कहते हैं वो स्ट्रेस है जो कि परपेंडिकुलरली लग रही होती है। ठीक है, एक फोर्स ऐसी जो परपेंडिकुलर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रही है। ठीक है, और जो डायरेक्शन जो होती है उसकी अवे हो जाती है, टिश्यू से एक दूसरे से दूर लेके जा रही होती है। ठीक है, मोस्टली इसमें एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग फोर्स की आ रही होती है। ठीक है, स्ट्रेचिंग फोर्स की एग्जाम्पल है, लाइक अगर हम इस कार की एग्जाम्पल को लेते हैं, हमने दोनों तरफ से इसको चेन से बांध दिया। अब 2 कार्स हैं, इनको दोनों तरफ से हमने चेन से बांध दिया। अब दोनों तरफ से ये वाली कार इस साइड पे इस डायरेक्शन में और ये वाली कार इस डायरेक्शन में जा रही है। जब ये दोनों इसको चेन को खींच रहे हैं तो हमारे पास जो स्ट्रेस इस पे चेन पे आ रहा है वो हमारे पास टेंशन स्ट्रेस है। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेंशन या टेंशन स्ट्रेस की जो टाइप है वो हमारे पास टेंशन आ रही है। ठीक है, स्ट्रेचिंग फोर्स भी यही फोर्स होती है जो हम पुल कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक हम खींच रहे होते हैं। कंप्रेशन आ जाती है हमारे पास। कंप्रेशन ऐसी फोर्स है जो हमारे पास परपेंडिकुलरली ही लग रही है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के करीब। ठीक है, लाइक क्रॉस सेक्शन एरिया की तो परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, लाइक क्रॉस सेक्शन एरिया के मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे की तरफ आ रही होती है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ हमारे पास कंप्रेशन की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक बोन है। ठीक है, ये हमारे पास बोन है। ठीक है, इस बोन को अगर मैं ऊपर से भी स्ट्रेस दे रही हूँ और इसको मैं नीचे से भी ऊपर की तरफ स्ट्रेस दे रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, प्रेस करना नहीं होता, जैसे इस तरह से एग्जांपल लेते हैं हम कंप्रेशन की, ये हम प्रेस करके इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर रहे होते तो हमारे पास क्या कहला रहा होता है, ये हमारे पास कहला रहे थे कंप्रेशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल मोस्टली मसल कंट्रैक्शन की आ रही होती है। ठीक है, जब हम कोई लोड अप्लाई करते हैं ना, जब हमारे पास वेट बेयरिंग पोजीशन में हम खड़े हैं, लाइक अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन है, हमारे पास वेट बेयरिंग पोजीशन है। ठीक है, अगर हम किसी वेट बेयरिंग पोजीशन में हम खड़े हुए हैं ना, ठीक है, वेट बेयरिंग पोजीशन में हम खड़े हैं और जो मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन आ रही है ना, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो कि जॉइंट्स के ऊपर या बाकी जो डिफरेंट हमारे पास हम जॉइंट्स ले लो। ठीक है, हमारे पास जो जॉइंट्स है उसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शेयर आ जाती है। शेयर हमारे पास सिंपली एक ऐसी फोर्स है जो हमारे पास पैरेलल अप्लाई हो रही है। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ठीक है, जो टिश्यूज पे या हमारे पास डिफरेंट जगह पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल काम कर रहा है। ठीक है, अब ये पैरेलल का मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक ये पेन है। ठीक है, और इस पेन की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ और अगर मैं कहती हूँ कि मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को मैं इस तरफ खींचने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाला पार्ट इस तरफ, मतलब एक दूसरे के पैरेलल फोर्स है। ठीक है, लग पैरेलली रह रही है। ठीक है, लेकिन क्या करिए कि हम इसको एक दूसरे के लाइक शेयर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं इसको कहती हूँ कि हम इस तरह से रख रहे हैं
और ये हमारे पास पेन सीधा है, ठीक है। उस डायरेक्शन में अगर मैं देखती तो वो सही नहीं था। अगर इस पेन को मैं सीधा यूँ ही रख देती हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऊपर वाली साइड से इस साइड पे लेके जा रही हूँ, नीचे वाली साइड से इस तरह से लेके जा रही हूँ, तो ये हमारे पास पैरेलल फोर्स है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल टू एडजेसेंट वर्टिब्रास की मूवमेंट उन्होंने लिखी है, लाइक जब दो एडजेसेंट वर्टिब्रास एक दूसरे के ऊपर मूव करें ना, तो वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है। लाइक अगर मैं इस दो हाथों को भी ले लेती हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको यूँ एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल करवा रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या एग्जाम्पल आ गया शेयर की, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास है स्ट्रेन की, ठीक है। स्ट्रेन हमारे पास किसी भी अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन और लेंथनिंग that occurs when a load or a stress, like कोई भी लोड, ठीक है, हमारे पास कोई भी लोड या स्ट्रेस जब अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, उसके बाद किसी भी स्ट्रक्चर में जो उसका चेंज आ रहा है ना, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि टेंशन अप्लाई करें, कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कोई चीज़ कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। टेंशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम टेंशन को जो है हम सिंपली कहते हैं कि वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, टेंशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब हम कहते हैं जो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा ना, जब मैं कोई भी स्ट्रेस अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, चाहे वो टेंशन है, कंप्रेशन है, शेयर है, ठीक है, जो इसमें चेंज आ रहा है स्ट्रक्चर में, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपली स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। कितना चेंज आएगा, अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, लेंथिंग, सारा कुछ, ठीक है। ओके, अब ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, सिंपली। अब जो ये स्प्रिंग है, ठीक है, अगर मैं इसको यूँ स्क्वीज़ करती हूँ दोनों साइड से, ठीक है, लाइक मैं इसको छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें जो लेंथनिंग में चेंज आ रही है, ठीक है, लाइक इसको स्क्वीज़ करने के बाद, या एक तो ये प्रेस भी नहीं हो, ठीक है, इस तरह ये जो स्क्वीज़ करने के बाद इसकी लेंथिंग में चेंज आएगी, हमारे पास स्ट्रेन कहला रहा है, और इस पर जो फोर्स सिस्टम अप्लाई हो रही है वो हमारे पास कंप्रेशन है, ये स्ट्रेस जो अप्लाई हो रहा है वो कंप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, ठीक है। अगर अब मैं इसको कहती हूँ कि अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करती हूँ यूँ करके, ठीक है, तो अब जो इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है दोनों तरफ से मैं खींच रही हूँ, टेंशन अप्लाई हो रही है, स्ट्रेस लेंथनिंग में चेंज आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्रेशन और टेंशन की होगी, ठीक है। शेयर में कहती हूँ कि अगर मैं इसको यूं करके करती हूँ, स्क्वीज करती हूँ और एक को ऊपर की तरफ और एक को नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ, तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, सिंपली। या अगर मैं इस तरह से इसको लंबाई की तरफ लेके जाती हूँ और मैं यूं करती हूँ कि मैं एक को इस तरह से और इसको इस तरह से मूव करवाऊंगी, तो ये हमारे पास शेयर किया जाती है, सही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन्स आ रहे हैं स्ट्रेस एंकर पे, अगर मैं ज़्यादा तेज़ हो रही हूँ तो सॉरी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा से जल्दी कवर हो जाए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। रीजन्स जो है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, उसमें हमारे पास आ जाता है टो रीजन, इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, ठीक है, हमारे पास प्लास्टिक रेंज जिसको हमने कहा है, फिर हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ वगैरह जो होती है, नेकलिंग का रीजन आ जाता है, ठीक है, हम सारा इलास्टिक लिमिट आ जाती है, ये सारे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास जो रीजन है हमारे पास है टो रीजन, ठीक है। टो रीजन तब होता है जब हमारे पास हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, कोई भी स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कई बार तो स्ट्रेस बहुत, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्ट्रेस अप्लाई भी नहीं हुआ होता ना, और ये रीजन आ रहा होता है, ठीक है, या बिल्कुल लाइट स्ट्रेस जब से हमने अप्लाई किया ना उस टाइम जो मूवमेंट है। टो रीजन दैट एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वेयर देयर इज कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ मच फोर्स, ठीक है। लाइक हमने यही कहा कि हमारे पास जो फोर्स हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। लाइक जो हम फोर्स यूज़ कर रहे थे वो हमने क्या कहा कि वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पास मूवमेंट आ रही है, ठीक है, लाइक हम कहते हैं कि हम चेंज जो आ रहा है हमारे पास डिफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा स्ट्रेन जिसको हमने कहा था, डिफॉर्मेशन आ रही है, जितनी चेंज आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस या फोर्स इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं हुई हुई, ठीक है। इस कर्व में जब चेंज आ रहा है लेकिन हमारे पास इतनी स्ट्रेस अप्लाई नहीं हुई हुई, तो हमारे पास वो कौन से रीजन में आ रहा है, वो टो रीजन है, ठीक है। अब इसको मैं ग्राफ से भी बताती हूँ, ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ भी जाते हैं, सही है। ये जो रेंज है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटी जो होती है ना वो नॉर्मली ही हो रही होती है, ठीक है। लाइक अभी नॉर्मल है, स्ट्रेस के बगैर भी जो मूवमेंट आ रही थी ना वही सम कंसीडर कर रहे थे, ज़्यादातर इतनी मूवमेंट इसमें चेंज नहीं आता। सिर्फ यह होता है कि कोलेजन फाइबर्स जब रेस्ट पे थे ना, ठीक है, तो वो वेवी फॉर्म में थे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो मैं अब बार बार नहीं इस चीज़ को बार वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, हम बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, वेवी हो जाती है, ठीक है, और सिचुएटेड 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में, ठीक है। लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में ये है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या आ रहा है कि हमारे पास वेवी हो रही है, सही है। Some distensibility in the tissue occur by straightening and aligning the fibers, ठीक है। अब मैंने यही बात कही थी कि हमारे पास जो
स्ट्रेटनिंग हो रही है, अब फाइबर्स हुए भी थे, ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई हुआ ना, तो इसमें क्या आ रहा है, अब स्ट्रक्चर्स में चेंज आ रहा है। तो ये स्ट्रेट हो रहे हैं, दूसरे ये अलाइन हो रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंसिबिलिटी आ रही है, ठीक है, टिश्यूज़ में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या किस वजह से डिस्टेंसिबिलिटी आएगी, ठीक है, वो ये हो सकता है कि या तो फाइबर्स जो है वो स्ट्रेट हो रहे हैं और अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। वो फाइबर्स किसके हो सकते हैं, कोलेजन के ना, हम बात ही कोलेजन फाइबर्स की कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोलेजन के फाइबर्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं, अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एक अलाइनिंग या एक सही पोजीशन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या कॉज करेंगे, डिस्टेंसिबिलिटी कॉज करना शुरू कर देंगे। दूसरा हमारे पास रीजन आ जाता है इलास्टिक रीजन या लीनियर रीजन, ठीक है। इलास्टिक रीजन या लीनियर रीजन को आप ऐसे कह सकते हो, जब हमारे पास स्ट्रेन जो है ना, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल हो जाती है हमारे पास जितनी एबिलिटी हम किसी टिश्यू पे लगा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेन जो है हमारे पास क्या हो रही है, प्रोपोर्शनल हो रही है इतनी जितनी एबिलिटी हम उस टिश्यू पे लगा रहे हैं उसको, ठीक है, एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू रेजिस्ट द फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए जो एबिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास प्रोपोर्शनल हो जाती है स्ट्रेन के, ठीक है। स्ट्रेन की क्या कह दिया हमने, ये मतलब डिफॉर्मेशन हो रही है, तो क्या हो रही है, वो रेजिस्टेंस भी, एबिलिटी उस रेजिस्टेंस की भी क्या हो रही है, टिश्यू की रेजिस्टेंस की एबिलिटी या फोर्स की जो, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे पास जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी भी, जैसे अपने स्प्रिंग की एग्जांपल ली, अगर हम स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ तक उसकी लिमिट है वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, वहाँ तक वो स्ट्रेच कर लेगा, ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली इलास्टिक रेंज या लीनियर फेज में ही हो रहा होता है, ठीक है। दिस occurs when tissue is taken to the end of its ROM and gentle stretch is applied, ठीक है। ये तब होता है जब हमारे पास नॉर्मली हम ROM अप्लाई कर रहे होते हैं ना, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल जितनी हमारी ROM, हम रेंज ऑफ मोशन को ही कह रहे थे, ठीक है, हमारे पास जितनी मूवमेंट है, लाइक अगर मैं कहती हूँ मेरी फिंगर है, ठीक है, और ये नॉर्मली वर्क कर गया और इसकी जो एक फ्लेक्शन है वो हमारे पास पूरी मतलब कितनी है, जहाँ तक इसकी नॉर्मल मूवमेंट है वो हमारे पास क्या कहला रही है, फ्लेक्शन। लेकिन उस फ्लेक्शन के साथ साथ अगर थोड़ा सा मतलब अगर मेरी नॉर्मल फ्लेक्शन अगर, या तो सिंपली मैं कहती हूँ मेरी एक्सटेंशन कितनी है, इतनी है, ठीक है, और अगर मैं इसको कहती हूँ कि अभी नॉर्मल क्या थी कि इसने जितनी करनी थी उतनी कर ली, नॉर्मल ROM इसकी मूवमेंट हो गई, ठीक है। अब इसको मैं अगर हल्का सा स्ट्रेच अप्लाई करती हूँ तो ये हमारे पास इलास्टिक रेंज या इलास्टिक लीनियर फेज में आ रहा है, ठीक है, लाइक इसकी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है, सही है। ओके, अब इसमें हमारे पास हो क्या रहा है, ठीक है, सिंपली हम कहते हैं हमारे पास एक स्ट्रेस है, ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास स्ट्रेस है। जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसमें 4 मेन पॉइंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, 4 मेन चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रही है या लेंथनिंग में चेंज आ रहा है, ठीक है। वो क्या आ गया, सबसे पहले तो हमने कहा कोलेजन फाइबर्स जो है ना वो लाइन अप हो रहे हैं, ठीक है, जैसे अप्लाइड फोर्स होती है ना वो हमने कहा स्ट्रेट लाइनिंग में या अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, सही है, या हमने वही कहा था कि स्ट्रेटनिंग में आ जाएंगे, वेवी फाइबर्स थे स्ट्रेटनिंग में आ जाएंगे, ठीक है। जो बॉन्ड्स थी टिश्यूज़ के सराउंडिंग टिश्यूज़ में या फाइबर्स में, कोलेजन फाइबर्स में, वो सारी टूटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, टिश्यूज़ में स्ट्रेन आना शुरू हो जाएंगी, लेंथनिंग में चेंज आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास बॉन्ड बिटवीन फाइबर्स एंड बिटवीन सराउंडिंग टिश्यूज़ में स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या कहला रही थी कि हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हम कहते हैं कि कुछ माइक्रो फेलियर भी आना शुरू होगा। माइक्रो फेलियर जो बॉन्ड्स हैं, कोलेजन की बॉन्ड्स थी ना, ठीक है, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। माइक्रो फेलियर का मतलब ये है कि अगर मैं कहती हूँ हमारे पास कोलेजन के फाइबर्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स हैं, ठीक है, अब वो जैसे बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, कुछ कुछ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी इसी फेज में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सम वाटर में बी डिस्प्लेस फ्रॉम ग्राउंड सब्सटेंस, हमने ग्राउंड सब्सटेंस की सारी डिटेल्स पढ़ी थी लास्ट वीडियोस में, ठीक है, लाइक सेकंड लास्ट आई थिंक सो प्रीवियस वीडियोस में से है, ठीक है, उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हमने नॉन कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ के मेन फाइबर्स और वो सारा कुछ पढ़ा था, ठीक है, उनकी डिटेल पढ़ी थी। हमने उसमें कहा था कि वाटर भी हमारे पास एक मेजर कंपोनेंट था, और यहाँ पे उन्होंने वही कहा कि पानी जो था या वाटर का जो ग्राउंड सब्सटेंस में जो वाटर का कंपोनेंट था ना, ठीक है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, इस फेज के बाद हमारे पास कंप्लीट रिकवरी के चांसेस होते हैं, लेकिन लाइक अगर स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं किसी चीज़ पे स्ट्रेस लगा रही हूँ, ठीक है, वो उस लिमिट तक लगा रही हूँ जहाँ के बाद अगर हम उसको रिवर्स करते हैं तो हमारे पास चेंज हो जाता है, तो हमारे पास हम उसको कहते हैं कि हमारे पास सिंपली उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम उस स्ट्रेस को रिमूव कर देते हैं, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैं
इस पे अपने हाथ का जोर लगाई थी, ठीक है, पेन पे, और इसकी स्ट्रक्चर को हम चेंज करना चाहते हैं। अब ये तो पेन है, ये इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई इलास्टिक सब्सटेंस है, एग्जाम्पल इसकी हम इलास्टिक सब्सटेंस ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे स्प्रिंग की एग्जाम्पल ली, अगर हम किसी इलास्टिक चीज़ की एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास क्या होगा कि हम उसको ऐसे मतलब उसको चेंज करना चाहेंगे, लेकिन उसका क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद वो अपनी रिवर्सेबल अपनी वापस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, हम उसको कहते हैं, हमारे पास अभी तक इलास्टिक रीजन में है, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ से देख लेते हैं, ठीक है, लाइक हम सिंपली इस ग्राफ से देखते हैं, हमारे पास क्या है, एक तरफ हमने स्ट्रेस या लोड लिया हुआ है, दूसरी तरफ हमने स्ट्रेन ली हुई है, परसेंटेज या डिफॉर्मेशन में ली हुई है, ठीक है। यह हमारे पास यहाँ तक जो रीजन है, ठीक है, यहाँ तक जो रीजन है अगर नज़र आ रहा हो तो, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है टो रीजन, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, टो रीजन, ठीक है। ये हमारे पास सारा क्या एरिया क्या कहला रहा था, वही टो रीजन, जहाँ पे हमारे पास इतनी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, ठीक है। सिर्फ ये हो रहा था कोलेजन के फाइबर्स अलाइनिंग हो रही थी उनकी, ठीक है, स्ट्रेटनिंग हो रही थी, तो वो हमारे पास क्या कहला रहा था, टो रीजन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलास्टिक रीजन, सही है। इलास्टिक रीजन में हम कहते हैं कि हमारे पास चेंजेस आना शुरू हो रहे थे, तो वो हमारे पास क्या कहला रहा था, इलास्टिक रीजन, ठीक है। जहाँ पे हमने अभी कहा कि हमारे पास 4 तरह के चेंजेस थे, जिसमें कोलेजन फाइबर्स लाइन अप हो रहे थे, बॉन्ड्स ब्रेक हो रही थी, या बॉन्ड्स बिटवीन जो थी वो बॉन्ड्स में चेंजेस आ रहे थे, बॉन्ड्स की लेंथनिंग हो रही थी, तीसरे हमारे पास बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे थे कुछ हमारे कोलेजन के बीच में, ठीक है, वाटर की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। तो ये चीज़ें क्या कर रही थी कि हमारे पास उसके स्ट्रक्चर या शेप में चेंज ला रही थी, सही है। ये हमारे पास क्या आ गया, इलास्टिक रीजन, सही है। यहाँ तक इन्होंने इलास्टिक रीजन को ग्राफ में मार्क किया, सही है। अब अगर इसकी कर्व देखें तो हमारे पास नीचे से जो कर्व थी वो तो बहुत कम थी, लेकिन एकदम से यहाँ पे लेंथनिंग में ये कर्व हमारे पास क्या शो कर रही है, डिफॉर्मेशन को शो कर रही है, ठीक है। अब ये जितनी ज़्यादा आप देखो मैक्सिमम इसकी लेंथनिंग आ रही है, सही है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, हमारे पास ये जो कर्व यहाँ से रेड मार्क में ये जो चीज़ शो कर रहे हैं, ये हमारे पास कर रहे हैं इलास्टिक रीजन को, मतलब इसमें इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब है यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स काम कर रहे हैं, और इलास्टिक फाइबर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमारे पास कंप्लीट रिकवरी की तरफ वापस लेके जा सकते हैं, सही है। टो रीजन, इलास्टिक रीजन। टो रीजन में क्या था कि हमारे पास फाइबर्स इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे पास थोड़ा सा चेंज लाए, तो वो कर्व में ज़रा सा चेंज आया। इसमें हमारे पास फाइबर्स ने ज़्यादा काम किया, अपनी लेंथनिंग में ज़्यादा चेंज लाए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारे पास इलास्टिक रीजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दोगे ना, तो हमारे पास क्या होगा कि ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाने का होता है। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ गया ना, वो हमारे पास पॉइंट है इलास्टिक लिमिट का, ठीक है। ये पॉइंट बियॉन्ड विच द टिश्यू डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये हमारे पास कहला रही है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट का अब आप ऐसे इस तरह से ग्राफ में देख लो कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट हमारे पास जो हो रहा है लास्ट में, इसको हमने कह दिया है ये हमारे पास क्या है, इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट का आप ऐसे कह सकते हो कि वो पॉइंट जहाँ पे आप जो मर्जी कर लो, चाहे आप स्ट्रेस रिमूव कर दो, ठीक है, उसमें चाहे आप जो लाइक उसको जितना भी रिवर्स करने की कोशिश कर लो, लेकिन वो अपने जो स्ट्रक्चर उसने अचीव नया कर लिया वो अब उससे वापस नहीं जाएगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ से आप स्ट्रेस अगर आप रिमूव भी कर देते हो तो ये अपना वहाँ से वापस नहीं जाएगा, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप या साइज में वापस नहीं जाएगा। ये हमारे पास कहलाता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो चीज़ है प्लास्टिक रीजन, ठीक है। प्लास्टिक रीजन या रेंज कह सकते हो आप, ठीक है। इस रेंज को हम कहते हैं प्लास्टिक द रेंज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट एक्सटेंडिंग टू द पॉइंट ऑफ रप्चर, ठीक है। अब ये ऐसा रीजन है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये क्या कर रहा है, इसके बाद जो रीजन आ रहा है वो हमारे पास क्या कर रही है, कर ऐसे रहा है ये हमारे पास कि सिंपली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सटेंड कर रहा है या पॉइंट ऑफ रप्चर ऐसे पॉइंट पे लेके जा रहा है, ठीक है, या एक ऐसी रेंज है, ठीक है। लाइक हमने जो लास्ट में कहा था कि हमारे पास अब तो ये चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। इसके बाद इसका मतलब ये है कि हमारे पास रप्चर या फेलियर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ये तो रप्चर या हमारे पास फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। तो यही वो रीजन है जो रप्चर और फेलियर की तरफ एक्सटेंड करा रहा है इलास्टिक लिमिट को, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है अगर आप कर्व को बेसिक स्ट्रेस रिलीज भी हो जाए, तो हमारे पास डिफॉर्मेशन क्या हो गई है, परमानेंट हो चुकी है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमारे पास इसमें आते हैं, एक तो ये कि हमारे पास सिक्वेंशियल फेलियर हो जाता है बॉन्ड्स का, ठीक है। अब इसमें क्या उन्होंने कहा है कि हमारे पास ज़्यादा
बॉन्ड्स का ये सीक्वेंस में, या आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम जो है ना हमारे पास बॉन्ड फेलियर आ चुका होता है कोलेजन के फाइबर्स का, ठीक है। कोलेजन फिब्रिल्स या कोलेजन के फाइबर्स के बीच में बॉन्ड्स का डिफरेंस क्या होती है, ब्रेकडाउन हो चुकी होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि हमारे पास हीट जो होती है वो रिलीज हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है टिश्यूज में, ठीक है। हीट जो है वो नॉर्मली रिलीज भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, ठीक है। हिस्टेरियोसिस का प्रोसेस पता है, हिस्टेरियोसिस का यही प्रोसेस था कि हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। हीट रिलीज होने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी हो रही है टिश्यूज में, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, हिस्टेरियोसिस का प्रोसेस भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज को ही हिस्टेरियोसिस का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। HYSTERESIS, ठीक है, हिस्टेरियोसिस। बिकॉज कोलेजन इज क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसने कहा हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है टिश्यूज में, तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास जो कोलेजन के फाइबर्स हैं, कोलेजन है वो क्रिस्टलाइन शेप का होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फाइबर्स जो है ना वो स्ट्रेच नहीं होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फाइबर्स ये कि करके आप स्ट्रेच नहीं करवा सकते हो, इन्होंने इकट्ठा स्ट्रेच होना था, ठीक है। इसी वजह यही वजह है कि वो स्ट्रेच होने के बजाय हमारे पास क्या करें, आप रप्चर की तरफ जाना शुरू कर दिया। हमने कहा स्ट्रेच तो अब हो ही नहीं रहे ना, स्ट्रेस स्टिमुलस तो क्या हम कह रहे हैं कि अब इसके बाद ये स्ट्रेच और नहीं हो सकते, ठीक है। ये इसके एक लिमिट है, इस लिमिट के बाद अभी अपने रीजन शेप में वापस नहीं जा रहे थे। प्लास्टिक रीजन ये है कि हमारे पास अब स्ट्रेस अगर रिलीज कर भी दिया जाए तो हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन तो हो चुकी है, सही है। अब इस रीजन के बाद हमारे पास क्या होता है कि फाइबर्स जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, बट इंस्टेड दे स्ट्रेच नहीं आ रहा, अब रप्चरिंग आ रही है, टूटना शुरू हो गया, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास आ रहा है प्लास्टिक रीजन, ठीक है। प्लास्टिक रीजन इट इज़ अ रप्चरिंग ऑफ फाइबर्स, ठीक है। यह वही इन्होंने कहा कि हमारे पास एक रप्चरिंग है फाइबर्स की, ठीक है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास लेंथनिंग में इंक्रीज आ रहा होता है, सही है। लेंथनिंग में हमारे पास मैक्सिमम या और इंक्रीज आ रहा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे नज़र आ रहा हो ये हमारे पास जो कर्व आ रही है, ठीक है, ये वाली जो कर्व है इसके बाद, सही है, ये वाली जो कर्व है हमारे पास ये प्लास्टिक रीजन कहला रही है, सही है। हमने वही बात की थी कि हमारे पास एक मैक्सिमम रेंज या एक मैक्सिमम जो हमारे पास क्या आ रही है डिफॉर्मेशन के बाद, अब रप्चरिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो इसी प्लास्टिक रीजन में ही स्टार्ट हो रहा है, सही है। लाइक मैक्सिमम बॉन्ड्स टूट रही है, हीट रिलीज और एब्जॉर्ब हो रही है टिश्यूज में, ये सारा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। लाइक हमारे पास क्या आ रहा है नेक्स्ट, हमारे पास आ रही है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ में हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट लोड जो हमारे पास किसी टिश्यू में पड़ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, उसका यह है कि सस्टेनली हम कहते हैं किसी को हम उसके ऊपर या किसी टिश्यू के ऊपर मैक्सिमम लोड हम सस्टेनली अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अब अगर इसको मैं सिंपली ये बोलूँ कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेंथ, ठीक है, या एक टिश्यूज़ के अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ जितना वो ग्रेटेस्ट लोड अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेंथ जो हमारे पास होती है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेंथ है, इसके बाद ऐसा रीजन आ जाएगा कि हमारे पास टिश्यू का फेलियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, उससे पहले मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट को ना मोस्टली ही पहले आगाह हो जाना चाहिए कि अब इस रीजन, ये जो रीजन है ये ख़तरनाक है, ठीक है। इस रीजन से पहले हमें पता हो जाना चाहिए कि हमारे पास इस रीजन तक हमने पेशेंट को पहुंचने नहीं देना, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या है कि हमने ये कहा कि हमारे पास ग्रेटेस्ट लोड टिश्यू पे जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उस पर हमने अप्लाई किया था, ठीक है, ये इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहला दी गई, ठीक है। वंस लोड रीच देयर इज़ एन इंक्रीज स्ट्रेन, वही इंक्रीज स्ट्रेन लाइक डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है हमारे पास, सही है। लेकिन हमारे पास अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं भी करें तब भी, ठीक है, लाइक अगर स्ट्रेन इंक्रीज हो रही है लेकिन हम स्ट्रेस इंक्रीज नहीं करा रहे, लाइक हम जो स्टिमुलस उसको दे रहे थे वो हमारे पास इंक्रीज नहीं करा रहे, ठीक है, हम उस फोर्स को इंक्रीज नहीं करा रहे, फिर भी स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारे पास क्या कहला रही है, वो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ की रीजन में कहला रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो रीजन ऑफ नेकलिंग है ना, ठीक है, रीजन ऑफ नेकलिंग हमारे पास एक वीकनिंग ऑफ टिश्यूज है, या आप ऐसा रीजन कह सकते हो जहाँ पे हमें इससे पहले, ठीक है, लाइक आप देखो इन्होंने क्या कहा हुआ कि कंसीडरेबल वीकनिंग हो गया टिश्यूज की, लाइक इट रैपिडली फेल्स, ठीक है।
लाइक आप ये जब फेल होने लग गए हैं, टिश्यूज फेलियर आने लग गया, उससे पहले पहले रीजन आता है नेकलिंग का, ठीक है। अब उस नेकलिंग के रीजन पे अगर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ थेरेपिस्ट आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, आप उस चीज़ को पता कर लेते हो, नहीं यहाँ पे अब इस रीजन के बाद हमारे पास टिश्यू फेल होना शुरू हो जाएंगे, टिश्यू डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, टिश्यूज में टेयरिंग आना शुरू हो जाएगी, हमने उसको बचाना होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर आप स्ट्रेचिंग अप्लाई करो ना, ठीक है, लाइक एज अ थेरेपिस्ट आप क्या कर रहे हो कि आप स्ट्रेचिंग अप्लाई कर रहे हो, सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेकलिंग के रीजन से या नेकलिंग का रीजन यहाँ पे शुरू होने लगा है, सही है। अगर अब भी आप स्ट्रेस मेंटेन करोगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि एक बंदे ने स्ट्रेस लगाई हुई है आपने, ठीक है, एक स्ट्रेचिंग फोर्स आपने उस बंदे पे अप्लाई की हुई है, लेकिन आपको पता चल गया नहीं अब तो नेकिंग का रीजन आ गया, सॉरी नेकलिंग कह रही हूँ, नेकिंग का रीजन आ गया, ठीक है। नेकिंग का रीजन आ गया तो इसका मतलब इसके बाद तो मसल टेयर हो सकता है, ठीक है, टिश्यू टेयर हो सकता है। तो हमने कंप्लीट टेयरिंग से टिश्यू को बचाने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे, स्ट्रेस अप्लाई और नहीं होगा मैक्सिमम। इस नेकिंग के रीजन से पहले पहले ही हमने टिश्यू को या फाइबर्स को बचाना होता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम ना एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास ना, हम ऊपर पहले ग्राफ को दोबारा से देख लेते हैं, फिर हम इधर वापस आते हैं, ठीक है। हमारे पास ग्राफ पे हम ये कह रहे थे कि हमारे पास क्या हो रहा था कि हमने वही कहा था कि हमारे पास प्लास्टिक रीजन है। अब ये जो नेकिंग का रीजन है ना, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये रीजन जो है ना, ये क्या हो रही है, इसके बाद कर्व ना नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है टिश्यू में रप्चरिंग या टेयरिंग आना शुरू ज्यादा हो गई है। अब इसके बाद फाइबर्स जो है वो आप अपनी स्ट्रेन में इंक्रीज नहीं करेंगे, डिफॉर्मेशन की कर्व इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि खत्म हो रही है, मेंटेन ही नहीं रह सकती, मसल ही टेयर होना शुरू हो जाएगा। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले से गाइड चाहिए क्योंकि इसके बाद टिश्यू फेलियर हो जाता है, सही है। तो ये कर्व हमारे पास ये चीज शो कर रही थी, स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व है, ठीक है। लाइक ये काफी मेरे ख्याल में बायोमैकेनिक्स वगैरह में भी पढ़ी गई थी, तो ये कर्व काफी इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम टेंसाइल डिफॉर्मेशन जो होती है ना, वो हमारे पास आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम टेंसाइल डिफॉर्मेशन जो होती है ना, वो आइसोलेटेड कोलेजन फाइबर्स में पीरियड टू फेलियर जो होती है 7 to 8% होती है, ठीक है। लाइक आप जितनी डिफॉर्मेशन उनको दे रहे हो ना, एक आइसोलेटेड कोलेजन के जो फाइबर्स है ना, ठीक है, अगर वो फेल होने वाले हैं तो उसमें 7 to 8 तो ना वो हमारे पास स्ट्रेन को जो है ना, अपनी स्ट्रेन उसकी जो मैक्सिमम वो डिफॉर्मेशन कर सकते हैं ना किसी भी टेंसाइल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है, वो 7 to 8% हो सकती है, ठीक है। टेंशन वाली जो फोर्स थी वो अप्लाई करने के बाद 7 to 8% जो होती है ना, ये हमारे पास बेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीज़ अगर लिगामेंट में देखते हैं ना, ठीक है, लिगामेंट कितनी स्ट्रेन कर सकता है या कितनी हमारे पास अगर हम इसमें चेंज लाते हैं, डिफॉर्मेशन लाते हैं, तो कितनी ये बर्दाश्त कर सकता है, 20 to 40% तक हमारे पास ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये लिगामेंट की इतनी होती है, लेकिन कोलेजन में ज़रा कम है, 7 to 8% तक होती है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली इसको हम इस तरह से डिस्कस कर रहे थे, सही है। यह हमारे पास थी अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला रीजन और रीजन नेकिंग का रीजन हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, लास्ट जो हम इसमें अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रही है, फेलियर, ठीक है। फेलियर अब क्या हो सकता है कि रप्चर हो सकती है इंटेग्रिटी की, लाइक टिश्यू की जो पूरे स्ट्रक्चर है ना उसका रप्चर हो रहा है। सिंपली ये इस चीज़ से याद रखो कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है टिश्यू का वो कोलेजन फाइबर्स ब्रेक हो जाएंगे, लाइक डिफरेंट चीज़ें अंदर जो सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलन सब में डिस्ट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगी सारे फाइबर्स में। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, टिश्यू की इंटेग्रिटी में फेलियर आ जाएगा, सही है। ये हमारे पास क्या कहला रहा है, फेलियर, ठीक है। फिर एक स्ट्रक्चरल स्टिफनेस की टर्म है, ठीक है, लाइक टिश्यू विद ग्रेटर स्टिफनेस, ठीक है। लाइक टिश्यूज में अगर स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है, हैव हायर स्लोप इन इलास्टिक रीजन ऑफ कर्व, ठीक है। जिन टिश्यूज़ में स्टिफनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, वो टिश्यूज़, टेंडन्स वगैरह को ले लो अगर, तो हमारे पास में स्टिफनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास उसमें ना क्या होता है कि जो इलास्टिक रीजन था ना हमारे पास, ठीक है, जब कर्व हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पे इलास्टिक रीजन डिस्कस किया था, तो वहाँ पे जो इलास्टिक रीजन है ना उसकी कर्व या उसकी स्लोप जो होती है वो हायर होती है, ठीक है। लेकिन और ये क्या इंडिकेट करती है कि इसमें इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिफॉर्मेशन कम है, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये कम करेगा, तो ये हमारे पास क्या स्लोप क्या डिस्कस करी थी कि हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे पास कम होगी, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही हो? तो अगर स्लोप का मैं दिखा रही थी ना तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थी ना, ठीक है। अगर मैं करती हूँ तो हमारे पास सिंपली
ओके सिंपली हमारे पास स्ट्रेस, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास किस चीज़ पे स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है ना, जब उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन करनी हो, ठीक है, लाइक उसको हमने चेंज करना स्ट्रक्चर में, अगर वो बहुत सख्त है, स्टिफ है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फोर्स या स्ट्रेस ज़्यादा लगेगा ताकि हम उसकी डिफॉर्मेशन को चेंज कर सकें, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते सिंपली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर और स्कार टिश्यूज़ में जो होती है ना वो स्टिफनेस ज़्यादा होती है, इसलिए क्या कहते हैं कि हमारे पास जो उनकी बॉन्डिंग होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग या ग्रेटर बॉन्डिंग, जो डिग्री ऑफ बॉन्डिंग होती है ना कोलेजन फाइबर्स के बिटवीन में या सराउंडिंग मैट्रिक्स के बिटवीन में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। यही वजह होती है कि हमें उसको तोड़ने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है, सही है। ये हमारे पास आज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चंस या कोई इशू हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।